गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 में आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक्स के अलावा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कृषि। देखिए, हमने पढ़े थे पंचवर्षीय योजनाओं की लक्ष्य। आज का जो टॉपिक है हमारा कृषि है। तो इस समय 1950 से 1990 के दशक में कृषि में क्या सुधार, कैसे काम किया गया था। तो सबसे पहला काम था भू सुधार, यानी भूमि का सुधार। तो देखिए, प्रारंभ में क्या था, जब हम आजाद हुए थे उस समय जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। दयनीय स्थिति इसलिए थी क्योंकि भूमि पर जो सबसे ज्यादा जो अधिकार होता था वो था जमींदार और जागीरदार। ये जमींदार और जागीरदार जो थे, इन्होंने किसी भी प्रकार से भूमि के सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया हुआ था। ये लोग भूमि के से केवल कर वसूली का कार्य करते थे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और भूमि के सुधार के लिए किसी प्रकार की खाद, बीज या उर्वरक आदि का प्रयोग के द्वारा या उसके सुधार के लिए जो कार्य है वो नहीं किया जाता था। तो जब आजाद हुए तो सबसे पहला हमारे जितने भी अर्थशास्त्री थे उनका ये विचार था कि भूमि सुधार के लिए कार्य किया जाना चाहिए। कारण क्या था भूमि सुधार के लिए? क्योंकि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में उस समय कृषि पर आधारित थी और 75% जनसंख्या भूमि पर ही, कृषि पर ही आधारित थी। इसीलिए भूमि का सुधार करना आवश्यक था। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, जो भूमि है उसके जोतों के स्वामित्व का परिवर्तन किया गया था, यानी बीच से बिचौलियों को हटाया गया था। जो किसान है और सरकार है उनके बीच से किनको हटाया गया था? बिचौलियों को हटाने का कार्य किया गया था। तो आजादी के 1 वर्ष पश्चात ही बिचौलियों को हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। तो पहला काम था जोतों के स्वामित्व का परिवर्तन, यानी कि किसानों को जो कि उस पर कार्य कर रहे हैं उन्हीं को ही उस खेत का मालिक, उस कृषि का मालिक बनाने का कार्य किया गया था। दूसरा जो काम था वो था भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। भूमि की अधिकतम सीमा का जो निर्धारण किया गया था, इस नियम के अनुसार एक भूमि के मतलब पर्याप्त मात्रा में जो टुकड़ा है उसका निर्धारण कर दिया गया कि इतनी ही भूमि एक मालिक को दी जानी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि इसका बहुत अधिक लाभ मिल गया। ये इस प्रकार की जो कार्य थे उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, इनमें भी बहुत सी कमियां थी। ये जो नियम बनाया गया कि अधिकतम सीमा का, इसके अंदर कुछ कमियां थी और उन कमियों के कारण जो बड़े जागीरदार थे उन्होंने उसका लाभ उठाया। उन्होंने अपनी जो भूमि थी जिस पर वो उनका कब्जा था, उस भूमि पर को अपने रिश्तेदारों को और अन्य लोगों को दे करके और उस भूमि पर खुद ही मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। जो वास्तव में उद्देश्य था वो उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाई सरकार पूरी तरीके से। जैसे स्वामियों का जो परिवर्तन था, यहाँ से बिचौलियों को हटाना था, वो भी नहीं पूरी तरह से कार्य मतलब सिद्ध हुआ। दूसरी बात, जो अधिकतम सीमा का निर्धारण का जो था, इसमें भी पूरी तरह से लाभ प्राप्त नहीं हो पाया था। तो कुछ ऐसी समस्याएं थी जो इस प्रकार के नियमों के अंतर्गत के कारण, इनकी कमियों के कारण उनका जो उद्देश्य था उस समय की सरकार का, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम ये कहें कि उस समय बहुत सारा जो ऐसा कार्य किया गया था उसका बहुत सा लाभ किसानों को प्राप्त हुआ था। दूसरा काम था हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो था, इसका उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। ठीक है, क्यों करना था उत्पादन? क्योंकि हमारी जो 75% जनसंख्या थी वो किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। और अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित होने के बावजूद भी उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में नहीं था। उसका रीजन था कि उस समय बहुत अधिक मात्रा में आधुनिक जो भी उपकरण थे या जो खाद बीज है, अच्छी प्रौद्योगिकी जो थी, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस कारण से उत्पादन कम था, जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में इस पर निर्भर रहती थी, तो अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत अधिक लाभ, कोई भी लाभ नहीं था। इसलिए पहला जो चरण था 1960 से 1970 के दशक के मध्य का, इस समय जो है पहला जो इसमें काम किया गया था वो था किसानों तक अच्छे खाद, बीज, है ना, उर्वरक आदि को पहुंचाने का, ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। लेकिन इस समय इस तरह का जो ये काम किया गया था उसका बहुत अधिक लाभ किसानों को प्राप्त नहीं हो पाया। दूसरे चरण में जो कार्य किया गया था 1970 से 1990 के बीच में,
इस समय उर्वरकों के लिए मतलब इसमें कार्य किया गया कि जो ऐसी जो बीजों का उपयोग किया जा रहा है, उच्च पैदावार वाले बीज जो काम में लिए जाएंगे, उन बीजों से जो मतलब कीट लगेंगे और कीटनाशक उनके लिए जो दवाइयों की आवश्यकता है, उर्वरक आदि की आवश्यकता है, वो भी उनको उपलब्ध कराई जाए। लेकिन इसका भी बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जो छोटे किसान थे, वो छोटे किसान उन आगतों को खरीदने में सक्षम नहीं थे, लेकिन बड़े जो किसान थे वही उन आगतों को खरीद पा रहे थे और उन्हीं को ही उसका अधिक लाभ मात्रा में प्राप्त हुआ। और इन उर्वरकों का जो लाभ है, इसको बनाने वाली जो कंपनियां थी, उनको उसका लाभ मिल रहा था, ना कि छोटे किसानों को। तो यानी जो मूल उद्देश्य था कि छोटे छोटे किसानों को उसका लाभ मिले, बीज उच्च पैदावार वाली बीजों का और उर्वरक का आदि का इनका लाभ मिल सके, वो लाभ उन छोटे किसानों को मिलने की अपेक्षा बड़े किसानों को या उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को ही प्राप्त हो रहा था। तो इसके लिए कुछ उपाय किए गए थे उस समय की सरकार ने। क्या उपाय किए थे? पहला उपाय, उन छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का काम किया गया था, ताकि उनको कम अगर ब्याज की दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे खाद और ऐसी प्रकार की जो बीज हैं, उच्च पैदावार वाले बीज, इनको खरीद सकेंगे और अपनी भूमि पर उनका उपयोग कर सकेंगे। तो ये इस तरह से उनको ऋण उपलब्ध कराने का काम और कम दरों पर ऐसी आगतें उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था। इसी में ही एक चीज और बताई गई है, विपणित अधिशेष। ये क्या होता है विपणित अधिशेष? यदि किसान जितनी पैदावार हो रही है, उस पैदावार का मतलब उस पैदावार जितना उत्पादन है, उसको स्वयं अगर वो उपभोग में लेता है, उपयोग करता है, तो उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी उस प्रकार से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी नहीं, मजबूत नहीं होगी। लेकिन उत्पादन का अधिक मात्रा में विक्रय कर देना, बाजार में उसको बेचना, वो क्या है, वो अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार मतलब किसानों के द्वारा उपभोग करने के पश्चात जितना भाग अधिक मात्रा में बाजार में विक्रय किया जाता, वो विपणित अधिशेष कहलाया। ठीक है, तो विपणित अधिशेष का अभिप्राय हो गया कि बाजार में वह हिस्सा जो कि किसान के द्वारा उपभोग करने के पश्चात विक्रय किया जा रहा है, वो विपणित अधिशेष कहलाता है। तो इसके लिए जोर दिया गया ताकि उसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़े, ज्यादा से ज्यादा उसका उत्पादन हो। तो ये जो हरित क्रांति है, इसका सबसे ज्यादा जो लाभ है वो गेहूं और चावल की फसल के लिए हुआ। सबसे पहले चरण में जो इसका उपयोग किया गया था, वो पहले चरण में जो है वो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे समृद्धशाली जो राज्य थे, उसमें इसका उपयोग हुआ। उसके पश्चात द्वितीय चरण के अंतर्गत सभी दूसरे राज्यों में भी इसका उपयोग, इस HYB जो नामक जो ये बीज थे उच्च अधिकता वाले, इनका उपयोग वहां पर भी बाद में दूसरे राज्यों में भी किया गया था। तो इस तरह से इसका प्रचार मतलब प्रसार अधिक हुआ और इसका लाभ जो है किसानों को प्राप्त हुआ। हम भी कहें इसमें कि जो भारत है, जो कि विदेशों से गेहूं मंगाता था अमेरिका से, और वहां से हम उस पर उसकी कृपा पर जब निर्भर थे, तो इनका उपयोग करके, हरित क्रांति में जो ये बीज थे, इनका उपयोग करके उसकी जो कृपा थी, यानी हमारे ऊपर जिस प्रकार से हम उन पर निर्भर थे, वो हमारी निर्भरता उस समय समाप्त हो गई और हम स्वयं जो है भारत इसमें अन्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था। तो बच्चों, आज हमने टॉपिक पढ़ा कृषि और हरित क्रांति। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो इसके जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।